नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि आज मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपका प्रोग्राम पहुंच सके, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है और सब तक पहुंचाना ये हम लोगों का फर्ज है। आज बलराज सिंह मलिक जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलराज सिंह मलिक जी आपका। नमस्कार। और दिल्ली राइट केस 5 साल बीत गए, शर्जील इमाम और उनके साथ 4 आरोपी जेल में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है, सीजीआई के कोर्ट में आज मामला दर्ज था और सुबह 2 बजे मास्टर ऑफ रोस्टर उस केस को दूसरी कोर्ट में लगा देते हैं। अब मामला क्योंकि दूसरी कोर्ट में गया, अब सुबह 3 बजे 4 बजे तो कोई फाइल पड़ेगा नहीं, तो जजों ने आगे 19 सितंबर की डेट लगा दी। डिवीजन बेंच और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको कहा था कि ये अलेज कॉन्स्पिरेसी, बहुत ग्रेव कॉन्स्पिरेसी है और बेल रिजेक्ट कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे यानी कि आज सितंबर 12 2025 मामले को एडजर्न कर दिया और इस बेल को स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरन हैदर की केस को यूएपीए के तहत जो दर्ज था उसको अब 19 तारीख को सुना जाएगा। अब ये कॉन्स्पिरेसी जो है फरवरी 2020 के जो राइट्स हैं उससे रिलेटेड है। 5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। बेंच अब जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया इस केस की हेयरिंग करेंगे और डिवीजन बेंच जो दिल्ली हाई कोर्ट की थी, जिसमें जस्टिस नवीन चावला और शैलेंद्र कौर थी, उन्होंने बेल डिनाई कर दी थी एक्यूज को, ये रूलिंग देकर कि राइट्स वर नॉट अ रेगुलर प्रोटेस्ट बट अ प्रीमेडिएटेड वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी। उसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर ने यह भी ऑब्जर्व किया, इफ द एक्सरसाइज ऑफ एन अनफेटर्ड राइट टू प्रोटेस्ट वर परमिटेड, यानी कि अगर प्रोटेस्ट करने की आजादी दी जाए तो इट वुड डैमेज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड इम्पिंज अपॉन लॉ एंड ऑर्डर, वो संविधान की अवमानना होगी और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आघात होगा। क्या कहना है आपका दिल्ली हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 2022 से फुटबॉल की तरह एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट? नहीं, देखिए, ये मामला इस देश के जुडिशल सिस्टम को एक्सपोज करता है, इंडिया के, और एक डेमोक्रेसी को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और सिद्धांतों को भी चैलेंज करता है। और सबसे ज़्यादा अगर इस तरह का इसमें क्या है, जमानत अगर प्रिमा फेसी लगे जज को अपराध हुआ है तो जमानत देने की जरूरत नहीं है। अब प्रिमा फेसी लगने के लिए आपको टोटली डिपेंडेंट होना पड़ता है पुलिस केस पे ही, और आप उसकी जांच पड़ताल भी नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खास तौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आप इस तरह की बंदिश में नहीं डाल सकते। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये कहती है प्राइमा फेसी हमें लगता है, तो राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी को इस तरह से इग्नोर करके आप जमानत से मना नहीं कर सकते। आपको जस्टिफाई करना होगा अपने लॉजिक में और रीजनिंग देके। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, कोई भी कानून संवैधानिक कोर्ट को रोक नहीं सकता कि वो प्राइमा फेसी को भी जांच करे। प्राइमा फेसी के आधार पे किसी को जेल में रखना महाअपराध है, राष्ट्रीय अपराध है, संवैधानिक अपराध है। तो कोर्ट को उस बात को जस्टिफाई अपने लॉजिक और रीजन से करना पड़ता है, करना चाहिए कि आपने इसमें कैसे प्रीमेडिएटेड लगा, प्री प्लान्ड आपको कैसे लगा। ये प्री प्लान्ड है, देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी के खिलाफ इन लोगों ने काम करा या साजिश है, तो कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना चाहिए। अगर आप बिना कुछ दिखाए प्राइमा फेसी बस वैसे ही कह दे प्राइमा फेसी है, इससे काम नहीं चलेगा। और देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इतनी भी आज़ाद नहीं है कि इलॉजिकल चीज़ों को लॉजिकल तरीके से निपटाने की कोशिश की जाए और वो जो कर दे पत्थर की लकीर है। ऐसा डेमोक्रेसी में और कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में नहीं चल सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में, डेमोक्रेसी के अंदर अल्टीमेटली सुपर सुपर सुप्रीम कोर्ट, सुपर सुपर जज देश की जनता है। वो अगर अनुभव करते हैं कि इनजस्टिस हो रहा है तो इनजस्टिस हो रहा है, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे दे, वो फैसला अंतिम बेशक हो जाए, मगर देश की नज़रों में वो न्याय नहीं होता। तो जो ये मामला 5 साल तक बिना ट्रायल, आपके अंदर हिम्मत नहीं ट्रायल करने की, आप ट्रायल नहीं कर पाए, स्पेशल कोर्ट आपने बना रखी है। आपको देश के सामने जवाब देना चाहिए था कि हम किसी रिलीजन के प्रति भेदभाव नहीं रखते, हम देश के युवाओं को जेल में सड़ाना नहीं चाहते,
इसलिए हमने स्पेशल एक और कोर्ट बना दी जो इसी केस को देखेगी और निपटाएगी। ये हिम्मत होनी चाहिए थी सरकार में। ये ड्यूटी है सरकार की, पुलिस की, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज की। ये कोई अ, वो नहीं है, मर्जी नहीं है किसी की भी। और इस ड्यूटी से भागी है पुलिस भी, स्टेट भी, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज भी, और मैं कहूँगा जुडिशरी भी। इस ड्यूटी के साथ न्याय नहीं कर पाई अभी तक, हमारा जुडिशल सिस्टम भी न्याय नहीं कर पाया। कौन सा खतरा देश को पैदा किया इन लोगों ने, बताइए। कौन से देश को तोड़ दिया इन्होंने। इनकी कौन सी बात से इस देश के टुकड़े करना चाहते थे बच्चे। ठीक है, कई बार जब लोगों को आप बोलने की आज़ादी नहीं दोगे, तो इकट्ठा होने के लिए एक एक आदमी को तो आप डरा दोगे, पीट लोगे, तो पूरे समाज को इकट्ठा करे बगैर तो आदमी आज बोलने की हिम्मत नहीं। आपने लाखों हजारों किसानों को बॉर्डरों पे बिठा के रखा, 800 किसान शहीद हो गए। और जिस देश की सुप्रीम कोर्ट का इतना प्रेशर नहीं, पार्लियामेंट में इतनी अकल नहीं कि 1 मिनट का मौन ही धारण करे, जिन लोगों की डिमांड पे आपको अपना कानून वापस लेना पड़ा, जिसको आपने षड्यंत्र से पास किया था। डेमोक्रेसी मेजोरिटी का नाम नहीं है। मेजोरिटी तो सिर्फ और सिर्फ कुछ पदों को भरने के लिए, कि मेजोरिटी जिसके पास है उसका नेता को प्राइम मिनिस्टर की शपथ हम दिलवा देते हैं। डिस्कशन डिबेट के बाद जो उसकी कानून में गड़बड़ निकालता है, उसकी भी राय को लिखा जाए, ये नहीं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, जो सभापति और स्पीकर बदमाशी कर रहे हैं देश के अंदर। क्यों नहीं रिकॉर्ड में जाएगा? रिजेंटमेंट तो रिकॉर्ड में जानी चाहिए। 4-1 का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करता है, तो कई बार एक आदमी का जो फैसला होता है वो सही होता है, मगर उस वक्त 4 जिस साइड में चले गए, वही देश को फैसला मानना पड़ता है। मगर बहुत बार ऐसे हुआ है, जो माइनॉरिटी में जजमेंट जिस जज की होती है, वही बड़े बेंच उस पक्ष में थोड़े से सालों के बाद फैसला देते आए हैं। इसी प्रकार इसका ये मतलब नहीं है एक आदमी की बात मायने नहीं रखती। एक आदमी सच्चाई पे हो सकता है, मेजोरिटी बेवकूफ़ी पे हो सकती है। तो मेजोरिटी का कानून पास करने का सिर्फ इसलिए है कि उस वक्त डिबेट करके, डिस्कस करके, सबकी राय लिख के चलो वो कानून हो गया, ताकि उसको बदला जा सके और उस आदमी की भी बात दर्ज हो जिसने विरोध किया था उस बेवकूफ़ी का। मगर मेजोरिटी सरकार चलाएगी, मेजोरिटी की चलेगी, ये नॉनसेंस है। जो आदमी इस तरह की बात करते हैं उनको संविधान का ज्ञान नहीं, वो संविधान के दुश्मन है। और इसी तरह ये जुडिशरी में भी एक जज को लगाया 4-1 से। जुडिशरी में ऐसा नहीं होना चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए अपॉइंटमेंट। और जब लगा दिया था, जिस जज ने विरोध किया, लेडी जज ने, नागरत्ना ने, पंचोली की अपॉइंटमेंट पे, इतनी गलत अपॉइंटमेंट हुई है, शर्म आनी चाहिए। देश को शर्म आ रही है, देश को आक्रोश है इस बात से। उस एक लेडी की बात को वेबसाइट पे नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट की कि उसने क्या क्या विरोध किया। बात छुपाती है सुप्रीम कोर्ट, तो देश के लोगों की बात सरकार से कैसे निकलवाएगी? फिर कैसे प्राइम मिनिस्टर की डिग्री का आदेश देगी? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के सिद्धांत की बात करते हैं, दिमाग में खुरापात है, शासन मानसिकता है। डेमोक्रेसी में शासन मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल है। 5 हम्म, बार 5 साल में ये बिल रिजेक्ट होती है। दिल्ली हम्म, पुलिस अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं कर पाई है 5 साल के अंदर। बड़ा बताइए। इंपॉर्टेंट विषय है। और नो इम्पोर्टेंट एक्शन हैज बीन नहीं। टेकन। इसमें एक चीज और है। नो हाँ, एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा एंड अनुराग ठाकुर, जिन्होंने शरेआम बोला था देश के गद्दारों को और जो भी गोली मारो। उन पर कोई एक्शन और नहीं। रात को बदली कर दी थी जज की। चंद्रचूड़ शामिल था उस अपराध के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम अपराधी था उस वक्त, जो जज थे। देश का जुडिशियल सिस्टम ने ही तो आखिरी कील देश के लोकतंत्रों में या देश की सरकारों में, जैसे नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार है वहाँ के युवाओं को की हत्या के लिए, वहाँ के आगजनी के लिए। इसी प्रकार देश की सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, जिसके सामने ये तमाशा हो रहा है, तमाशा हुआ है। और जो सरकार में जो लोग हैं, उनके लिए जजों की बदली कर दो, उसके फैसले को लागू करवाने की बजाय उसी की बदली कर दो। तो ये जुडिशरी क्या है?
नेपाल की जुडिशरी से कम है क्या? तो लोगों को, देश के लोग देश के मालिक हैं, जुडिशरी देश की मालिक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और पार्लियामेंट मालिक नहीं है देश की। देश की मालिक देश की जनता है, देश के लोग हैं। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार, अगर कोई देश में अगर प्रदर्शनकारियों पे कोई गोली चलाता है, उनको प्रदर्शन नहीं करने देता, ये सारी की सारी, अगर इस अपराध में कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसी देश में होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उसमें काम करने वाले जज शामिल होते हैं। उन्हीं की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। सरकारें निरंकुशता कर सकती हैं, पार्लियामेंट गलत कानून बना सकती है, ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार कर सकती है, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन बदमाशी कर सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट इन सबको चेक करने के लिए, इनको नकेल डालने के लिए बनाई हुई है हमने। अगर वो समय पे काम नहीं करती तो सबसे ज्यादा दोषी वही है। तो इतने दिन चार्ज फ्रेम नहीं हो रहे, जो बदमाशी करे उनके खिलाफ मुकदमे नहीं, और दूसरे लोगों को गिरफ्तार करके देश में ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान देशद्रोही हैं, मुसलमान आतंकवादी हैं, सरदार खालिस्तानी हैं, किसान इसमें अलगाववादी मालेगांव हैं। इसमें मालेगांव का केस भी बलराज और जी और डिस्कस गरीब होना और चाहिए। गरीब और आदिवासी, गरीब और आदिवासी वो नक्सलवादी हैं। वो कोरेगांव की में कोई आवाज उठाता है तो वो नक्सलवादी हो गए। आज तक जमानत नहीं, लोगों को जेलों में सड़ाया, लोग जेलों में मरे। क्या कोई वर्णवाद में सुपीरियर जातियों के लोग इस देश में इतने लंबे समय तक जेल में हैं, रहे हैं? उनके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है आतंकवाद का, वर्णवाद का, मनुवाद का? देश की जनता सब कुछ देख रही है। देश को बांटो मत, देश को जोड़ो। फ्रेटर्निटी इज द रियल एम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी काम हो तो फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को ध्यान में रख के करना है। इस देश को जुड़ने दो। इस देश को वर्णवाद में, मनुवाद में, नक्सलवाद, फलानावाद, ढिकड़ावाद ये कह के लोगों को जातिवाद में बांटो मत। 145 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम करो। सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान रखना चाहिए अपने हर फैसले में। और सुप्रीम कोर्ट को देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए है। 5 साल बिना ट्रायल के ये फैसले में लिख देना कि ये तो ऐसे नहीं छूट दी जा सकती, ये बादशाहों के फैसले हो सकते हैं, राजाओं के दरबार के, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों के इस तरह के फैसले नहीं हो सकते। उनको पूरा आपने दलित सब। जी जी। आपने बात की दलित उत्पीड़ित समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज या वनरेबल कम्युनिटीज, उनकी आपने बात की। हमारे जो सीजीआई हैं वो हम्म। वनरेबल कम्युनिटी से ही आते हैं। हम्म। अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द मोस्ट वनरेबल उनकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम सीजीआईज हैं जो वंचित समाज से आते हैं। उनसे पर बहुत ज्यादा उम्मीद। चीफ जस्टिस बी आर गवाई से जो उम्मीदें थी वो मिजरेबली फेल हो गई। उन्होंने बहुत सारे उद्घाटन किए, रिबन काटे, बहुत सारे स्पीचेस उनकी ऑनलाइन आती हैं, मीडिया देखो को वो संबोधित देखो संबोधन करते हैं जी। बिल्कुल, उनसे बहुत उम्मीद थी हमारे को। और अभी भी बहुत सारे जजों से ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन है उस आदमी में, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर एक भांजे के जज वाले में और इसमें उसको क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट में जिसको लेके आए हैं, गुजरात वाले जज को, मैं नाम भूल जाता हूँ ये नाम, इसमें तो सारा का जी सारा पूरे देश की उम्मीद पे पानी फिरा है उनके व्यवहार से। क्योंकि चीफ जस्टिस जस्टिस ही पंचोली, होता है, जस्टिस विपुल जस्टिस जस्टिस पंचोली। विपुल पंचोली जी। यस। इससे ये उम्मीद हो गई कि यार कमाल है, जिस आदमी ने कहा मैं कोई पोस्ट नहीं लूंगा और वो आके यहाँ पे आके, जरूरी है उनका भांजा आज जो उनको जिस एज में बनाया है कि भाई आने वाला वो चीफ जस्टिस होगा, जरूर है। जिस तरह जस्टिस पंचोली जैसे आदमी को उस वक्त भी लाके आपके भांजे को कोई ना पूछे उस वक्त, ऐसी गारंटी है कि वो चीफ जस्टिस बन जाएगा देश का? आप जायज बात पे अड़ते तो कई लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, SC ST OBC को जज बना सकते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि चीफ जस्टिस ही नाम को आगे बढ़ाता है। इसमें आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। जस्टिस अंजारा, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस विपुल पंचोली और ये हम्म। शर्जील इमाम, और ये जो केसेस गुलशिफा फातिमा का केस, शर्जील इमाम +4, ये केसेस उन्हीं डबल बेंच पे लगते हैं जहां पे वो यस। जजेस जो हैं वो ये इसलिए ये शक है, मैं बार बार कह चुका हूं कि भाई ये मास्टर ऑफ रोस्टर का गोरख धंधा बंद करो। मास्टर ऑफ रोस्टर एक आदमी
बिक सकता है, एक आदमी बेईमान हो सकता है, एक आदमी दबाव में आ सकता है, अगर वो भ्रष्टाचारी है, उसके कोई डॉक्यूमेंट सरकार के पास हैं, तो मास्टर पोस्टर वगैरह का कोई पद नहीं होना चाहिए। मास्टर मुस्टर कुछ नहीं इस देश में, डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी और में 2:30 बजे, सामूहिक कलेक्टिव सुबह ढाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बजे होती है। सुबह 2:30 बजे उसकी हाँ, लिस्टिंग सीजीआई कोर्ट से वो दूसरी मैं कोर्ट बता में रहा हो हूँ इस जाती बात को आपको। हाँ, सारे जजों को कलेक्टिव होके फ्रेम करने चाहिए रूल के केस कैसे लिस्ट होंगे, उसमें इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए फिर आदमी का। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में चीफ जस्टिस के पास कोई पावर रहे, और वो भी चीफ जस्टिस के पास नहीं, बल्कि सबसे लास्ट के अपॉइंटेड 5 जजों के पास, जिनको नियर फ्यूचर में चीफ जस्टिस नहीं बनना, जिनको नियर फ्यूचर में रिटायर होके अपने रिटायरमेंट पोस्ट नहीं लेनी, उन नीचे के 5 जजों को नियुक्त करना चाहिए इमरजेंसी के अंदर, अगर कोई डिस्प्यूट होता है लिस्टिंग के लिए। और ये इन्हीं का केस पहले भी बेला त्रिवेदी के पास था, जिसको मैं नहीं समझता था कोई कंपिटेंट जज। मैं तो उसमें स्टेटमेंट भी दी थी, गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट लाया गया है, उसको भी, जस्टिस खन्ना को भी। और वो उन्हीं के पास वो बेल गई, उसने वो बेल वेल दी नहीं, कितने दिन एडजॉर्नमेंट दी। अब फिर वही एक जज गुजरात से आता है, जिसके पास ये बेंच में मैटर गया है। ये क्यों, ये प्रश्न पैदा करता है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे प्रश्न चिन्ह है। और पूरे देश के वकीलों के अंदर ये प्रश्न है, देश की जनता के अंदर ये प्रश्न है। चीफ जस्टिस को इसका जवाब देना चाहिए। ये केस एक उसी तरह से क्यों उस जज के पास गया जो इस सरकार के अंदर अपॉइंटेड है और गुजरात से आता है। ये एक जुडिशियल सिस्टम को कमजोर करने का है ये मामला। इसलिए उस बेंच के सामने से मैं वकीलों की तरफ से भी अपनी तरफ से मांग करता हूं, उस बेंच से मैटर हटाना चाहिए। और ये सबसे नए जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो आए हैं, जिन्होंने क्रिमिनल प्रैक्टिस में काम भी किया है, और जो गुजरात से संबंधित हैं, उनके सामने लगाया जाए, ताकि पूरे देश को और मुस्लिम समाज को फीलिंग आ सके हमारे साथ न्याय होगा। बिल्कुल। अभी मैं आपको एक और पॉइंट रेज करना चाहता हूं। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर्स हैं जो अभी सुने जाने हैं। बहुत सारी जजमेंट हैं जो रिजर्व पड़ी हैं पर अभी डिलीवर नहीं हुई हैं। हाँ, नॉट टू ये मेंशन पेंडेंसी ऑफ द केसेस। हाँ जी। फाइव जज बेंच भी, फाइव जज बेंच मैं नहीं कहता कि भाई सीनियर जज हैं वो ज्यादा वो ज्ञानी ध्यानी हो गए हैं। उन जजों के फिलहाल जो ये लॉ है आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट का या एम्प्लॉयमेंट का, ये खतरनाक है। इतना ही खतरनाक है वकीलों को एमपी बनाना, या जो एमपी है उनका कोर्ट में प्रैक्टिस करना। ये दोनों अपराध हैं, ये गुण है हमारे प्रोफेशन पे, जजों पे, वकीलों पे। इसको ज्यादातर वकील दलाली कहते हैं, कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के केस लड़ते हैं, उन्हीं पार्टियों से वो एमपी बने हुए हैं, वो काम करना चाहिए, तनख्वाह लेते हैं, घर लेते हैं, पेंशन लेते हैं, और इधर वकालत में अपना धंधा वकालत करते हैं, वो समय नहीं देते, देश के प्रति समर्पित उनका समय होना चाहिए। तो ये उसी तरह का ये खेल है, कमजोर करने वाला है, जिस तरह से रिटायरमेंट के बाद जजों को एम्प्लॉयमेंट का। इसलिए यंगेस्ट जजों को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचों में रखना चाहिए, न कि सो कॉल्ड सीनियर्स को, जो नियर फ्यूचर में चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, रिटायरमेंट होके आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट के काबिल हो जाते हैं। इसलिए खुद जेटली ने कहा था कि रिटायरमेंट के वक्त के फैसले रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट को ध्यान में रख के दिए जाते हैं। ये पार्लियामेंट में कहा था उस आदमी ने, और ये हकीकत है, आज भी उतनी लागू होती है। और इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है ये। इस देश के जुडिशल सिस्टम को कमजोर बना दिया, घुण लगा दिया इस बात ने। वकीलों का एमएलए एमपी होके प्रैक्टिस करना, और जजों का रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट या रीएम्प्लॉयमेंट होना। इवन मैं तो कह रहा हूँ आर्बिट्रेशन में भी जो रिटायर्ड जज सारे बिजी हैं, वो भी एक तरह से मैं कहूँगा भ्रष्टाचार है। पूरी तनख्वाह के साथ रिटायर हो रहे हैं, आप और काम करो, देश की सेवा करो, शिक्षा दो, वकीलों को एम्पावर करो, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट को पढ़ाओ, प्रोफेसर ऑफ लॉ बनो आप पैसे के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? इतनी तनख्वाह, इतनी फैसिलिटी देने के बाद भी सारा कुछ आप ही कमाना चाहते हैं, सारा कुछ आप ही करना चाहते हैं क्या? तो ये सारी चीजें हैं जो देश के जुडिशल सिस्टम को कमजोर कर रही हैं, जिससे हम सब पूरे देश के वकीलों को, देश की जनता को साथ इकट्ठे खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात की आपने। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में पिटीशन फाइल की थी, गुलशिफा फातिमा ने भी और शर्जील इमाम ने भी।
कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया उसको एंटरटेन करने के लिए, शर्जील इमाम की एप्लीकेशन भी और गुलशिफा फातिमा की भी, ये कह के कि आपकी बेल एप्लीकेशन अभी हाई कोर्ट में लगी है और आप जेल में 4 साल से हैं, तो पहले हाई कोर्ट में अपनी बेल पूरी कर लीजिए और उसके बाद बेल एप्लीकेशन पे जो सुनवाई होगी फिर हम आर्टिकल 32 पे बात करेंगे। मेरा एक टेक्निकल सवाल आपसे ये है, क्या एक आदमी जिस पे 5 साल से वो बेल अप्लाई कर रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट में एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट, क्या आर्टिकल 32 में पिटीशन फाइल करने का अधिकार एक आम नागरिक को नहीं है? आखिरी सवाल। बिल्कुल है आम नागरिक को, और देश की जुडिशरी को आम नागरिक के पक्ष में खड़ा होना ज्यादा लाजमी है, ताकि पूरे देश के अंदर जो फीलिंग न्याय की है वो तब जाती है किसी आम आदमी के साथ खड़े होने से, न कि किसी वीआईपी, सो कॉल्ड वीआईपी के साथ खड़े होने से, न कि सो कॉल्ड कोई ऐसा वकील जो चेहरा, जो पार्टियों में एमपी बने हुए हैं या पार्टियों में रहे हैं, पार्टियों के प्रवक्ता हैं या इस तरह के सरकारी सिस्टम में हैं, उनके केसों को सुनना या उन्हीं में एंटरटेन करना, या कोई बड़े मीडिया हाउस के किसी आदमी का वो 32 पिटीशन एंटरटेन करना, और एक आम साधारण आदमी कोई आए उसको आप कहो जाइए हाई कोर्ट जाइए, मुश्किल से तो आदमी आता है, कोई वकील हिम्मत करता है, कोई वकील गरीब आदमी की बिना फीस के भी कोई काम करता है, तो आप इस तरह से जो करते हैं वो ठीक नहीं है। जो केस सुनने के लायक है इमीडिएट सुनना चाहिए, और आम आदमी को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने आंखें खुली रखनी चाहिए, उसी हिसाब से सोचना चाहिए। जो टेल पे लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है उसको ध्यान में रख के, और फ्रेटर्निटी और प्रियम्बल को ध्यान में रख के काम करना चाहिए हर एक सिटीजन को, चाहे वो नौकरी करता है चाहे नौकरी नहीं करता, पूरे देश के लोगों को, इंक्लूडिंग आज की जजेस। परिचर्चा में जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बलराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। जी नमस्कार, थैंक यू।